हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टूल। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आफ्टर बीएससी एमएससी। ये पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने टीचिंग फील्ड के बारे में बहुत कुछ डिटेल में बताया था कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो बीएससी एमएससी के बाद तो आपके पास कितने अलग अलग ऑप्शंस हैं। इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आप प्लीज़ पहले उस पर जाइएगा और उस वीडियो को देख लीजिएगा और लिंक में आके फिर इस वीडियो से शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है CSIR नेट JRF। अब मैंने एक साथ लिख दिया है नेट और JRF। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं फिलहाल इंडिया में, जो एमएससी कर रहे हैं, उनका एक कॉमन टारगेट होता है, वो होता है CSIR नेट क्वालिफाई करना और JRF क्वालिफाई करना। देखिए, सबसे पहले अगर आप बीएससी कर रहे हो, आप बीएससी के बाद अगर मान लीजिए किसी टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो जाते हो, IIT जैम वगैरह का एग्जाम दे के, या जो भी बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप IITs में, NITs में या कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में चले जाते हो, या चलो आपका कुछ क्वालिफाई नहीं होता और आप अगर एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी में चले जाते हो, तो आप कहीं से भी एमएससी करो, फ़र्क नहीं पड़ता। बीएससी के स्टूडेंट्स ये माइंड करना, फ़र्क नहीं पड़ता आप टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। अगर एमएससी करने के बाद आप टीचिंग करना चाहते हो, यानी आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, वो भी डिग्री कॉलेज में, मैं डिग्री कॉलेज की बात कर रहा हूँ, मैं जूनियर कॉलेज की या स्कूल सेक्शन की या कोचिंग क्लासेस की बात नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या अलग अलग ऑप्शंस हैं। तो अगर आप डिग्री कॉलेज में बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स को अगर आप पढ़ाना चाहते हो और आप वहाँ प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। या अगर आप एमएससी करने के बाद रिसर्च करना चाहते हो इंडिया में, मैं फॉरेन कंट्री की बात नहीं कर रहा, अगर आपको इंडिया में पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, या किसी प्रोजेक्ट में जाके काम करना है एज अ प्रोजेक्ट स्टूडेंट, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप सेल्फ फंडेड कर सकते हो, अपने पैसे से जाके काम कर सकते हो। भाई सीधी सीधी सी बात है, आप अगर रिसर्च कर रहे हो, मान लीजिए आप पीएचडी कर रहे हो, 7 साल आप पीएचडी करोगे, तो पीएचडी करने का खर्चा कौन उठाएगा? आपके रहने का, खाने का, लेबोरेटरी का, आप जो टेस्ट करोगे उसका खर्चा कोई तो उठाएगा। तो दो ऑप्शन होता है, या तो आप खुद से कर लो या आप स्कॉलरशिप पे जा सकते हो। अब ये स्कॉलरशिप देती कौन है? ये स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। कौन देती है? CSIR देती है आपको। और ये स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर से आता है CSIR नेट। तो CSIR नेट जो है वो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, CSIR नेट एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है जिसको पास करने के बाद आपको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसरशिप मिल सकती है। कहने के लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, पर कोई गारंटी नहीं है। देखो, मैं बहुत फैक्ट बताता हूँ, ठीक है? मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट क्या होता है, असलियत पता होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हम बैकअप प्लान बना सकें। अगर आप एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में जियोगे, अगर मैं आपको कह दूं भैया नेट क्वालिफाई कर लो, तुमको तो नौकरी पक्की है, नेट क्वालिफाई कर लो, नौकरी पक्की है, और पता चला नेट क्वालिफाई करने के 5 साल के बाद भी अगर वैकेंसी नहीं आ रही है और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कल को आप आके मुझे गालियाँ दोगे कि सर तुमने तो कहा था यार नेट क्वालिफाई कर लो, हमने अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया नेट के पीछे, और अब हम यहाँ 10-15 हज़ार की नौकरी ले रहे हैं कहीं पर। और ये हकीकत है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जो अगर कोई स्टूडेंट मुझे यहाँ सुन रहा है तो ये एक्सेप्ट करेगा कि ऐसा हो रहा है। तो बट CSIR नेट एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब अगर डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो मिनिमम आपके पास एमएससी के साथ साथ नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बट नेट क्वालिफाई कर लेना ये गारंटी नहीं देता कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। जैसे होता है ना यूपीएससी में, अब यूपीएससी का पेपर होता है आईएएस आईपीएस के लिए, वहाँ गारंटी होती है अगर आपने यूपीएससी का पेपर क्रैक कर लिया तो आपको सरकारी नौकरी आईएएस आईपीएस कुछ तो मिलेगी, है ना? 800 बच्चों का सिलेक्शन होता है, अगर आप क्रैक कर लोगे, उसको पास कर लोगे, मेंस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू अगर क्रैक कर लिया तो आपको पक्का मिलेगा। पर CSIR नेट में ऐसा नहीं है। CSIR नेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि पेपर हर साल होता है, साल में 2 बार पेपर होता है। एक पेपर होता है जून के आसपास और एक पेपर होता है दिसंबर के आसपास। आप पेपर दो, आप पेपर में बैठो, आप पास भी हो जाओ, रैंक लेके आओ, और AIR 1 लेके आओ, AIR 10 लेके आओ, आप क्वालिफाई कर लो, पर इससे कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन नौकरी लेने के लिए ये डिग्री का होना बहुत ज़रूरी है। ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है जो चल रहा है आजकल, ठीक है? आज की करंट सिचुएशन का ये फैक्ट है कि डिग्रियां लेने के बाद भी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी हमको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। इवन यू आर नेट क्वालिफाइड, आपको कितना ही अच्छा रैंक लाया जाए, कोई गारंटी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयारी ना करें, हमको तैयारी करके रखनी चाहिए। अगर आपने सपना देखा है तो आप उसकी तैयारी करो, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा कि एमएससी के बाद अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है और अगर आपको रिसर्च या पीएचडी करनी है तो आपको CSIR नेट देना ही पड़ेगा। अब ये CSIR नेट होता क्या है? देखिए, CSIR नेट जो होता है वो 200 मार्क्स का एक ही पेपर होता है। ऐसा नहीं है कि टीचिंग के लिए अलग पेपर होगा, पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए अलग होगा, जी नहीं। एक ही पेपर होता है जो 200 मार्क्स का पेपर होता है और साल में 2 बार करवाया जाता है।
एक होता है ये जून के महीने में और एक होता है ये दिसंबर के महीने में। तो हर 6 महीने में आपको एक चांस मिलेगा दोबारा करने का। मतलब अगर आप एक साल का गैप लेते हो तो उस एक साल के गैप में आप 2 बार पेपर दे सकते हो, एक जून का अटैम्प्ट दे सकते हो, एक दिसंबर का अटैम्प्ट दे सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, ये 200 मार्क्स का जो पेपर होता है, पेपर पैटर्न क्या है क्या नहीं है वो हम सब बाद में देखेंगे। अगर इस 200 मार्क्स में से आपको अगर टीचर बनना है तो एक होता है जिसको कहा जाता है लेक्चररशिप एलएस, वो क्वालिफाई करनी पड़ती है। और अगर इस 200 मार्क्स में से अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपके पास आना चाहिए जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है। ये क्या होता है सर? देखो 200 मार्क्स के पेपर में ना एक लगती है लोअर कट ऑफ और एक लगती है हायर कट ऑफ। मतलब जैसे मान लेते हैं 95 मार्क्स उन्होंने लगा दिए एक कट ऑफ और दूसरी कट ऑफ लगा दिए 110। मतलब जिनको जिनको 95 से लेके 109 तक के मार्क्स मिले होंगे वो सारे लेक्चररशिप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। आप डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपको सरकार ने हाँ कर दी है। नौकरी मिलेगी नहीं उसकी गारंटी नहीं है, पर आप बन ज़रूर सकते हो, ठीक है। अगर 110 के ऊपर अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, 110 या उससे ऊपर मिलते हैं, तो आपको जेआरएफ मिल जाएगा। अब ये जो कट ऑफ होती है ना हर साल बदलती रहती है, कभी 95 आ जाती है, कभी 85, लोअर कट ऑफ हायर कट ऑफ चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करती है कि भाई कितने बच्चे थे, ये डिपेंड करती है कि कितनी जेआरएफ की सीट्स अवेलेबल हैं। अभी जेआरएफ की फेलोशिप भी तो निकलनी चाहिए। अब बच्चे ही थोड़ी ना हम पास करते जाएंगे, जेआरएफ की फेलोशिप ही नहीं निकलेगी तो फ़ायदा क्या हुआ। तो ये सारी कट ऑफ जो है वो डायनामिक है, हर साल बदलती है। हर साल ही नहीं, हर एग्जाम के अटैम्प्ट में बदलती है। जून में कुछ होगी, दिसंबर में कुछ होगी, भाई ट्रमेंडस चेंज भी नहीं आता। 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे, 4-5 मार्क्स ऊपर नीचे होती रहती है। ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ अगर आप 200 मार्क्स का पेपर दे रहे हो तो मिनिमम आप 80 मार्क्स मान के चलो और मैक्सिमम आप कभी कभी 115 तक चली जाती है। तो 80 मार्क्स तो लोअर कट ऑफ होती है और अपर कट ऑफ 115 तक जाती है। कभी कभी ये 80 से 90 भी हो जाती है। मैं एलएस की बात कर रहा हूँ, लेक्चरशिप। अगर आपको सिर्फ प्रोफेसर बनना है, मुझे पीएचडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ डिग्री कॉलेज में टीचर बनना है। अगर आपको पीएचडी चाहिए तो आपको 115 से ऊपर लेना पड़ता है। अब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कट ऑफ हर साल बदलती है। अब सबसे बड़ी बात, एलएस की खासियत, लोअर कट ऑफ होती है, प्रोफेसर बन सकते हो किसी भी डिग्री कॉलेज में, कोई एज लिमिट नहीं होती। आप अगर टीचर बनना चाहते हो, जब आप फॉर्म फिल करोगे सीएसआईआर नेट का तो वहाँ ऑप्शन आता है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। क्या आप एलएस के लिए अप्लाई कर रहे हो कि आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप एलएस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप कभी भी कर सकते हो, अपनी उम्र के 40वें साल में भी कर सकते हो, 50 साल की उम्र में कर सकते हो, कोई एज लिमिट नहीं है उस पर एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए, ठीक है। बट जेआरएफ की एक क्राइटेरिया है, अगर आप जेआरएफ चाहते हो, आप चाहते हो कि सरकार आपकी पीएचडी का खर्चा उठाए, सरकार आपको पैसा दे, तो आपकी उम्र कम से कम 28 साल होनी चाहिए। ये 28 साल की उम्र में जो बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी की और ओबीसी की, और वो भी मेल्स की। जब फीमेल्स की बात करोगे तो एज रिलैक्सेशन आ जाता है, एससी एसटी की बात करोगे तो एज 5 साल का एज रिलैक्सेशन आ जाता है, यानी आप और 5 साल तक कर सकते हो। आगे मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा इसके बारे में। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपने एलएस क्वालिफाई कर लिया, मान लो जब आप 30 साल के थे तब आपने लेक्चरशिप क्वालिफाई कर ली, 5 साल तक सरकारी नौकरियां ही नहीं आई, तो आपकी लेक्चरशिप की जो एलएस क्वालिफाइड सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड होती है। आज आप एलएस क्वालिफाई कर लो, आज से 15 साल के बाद भी कहीं वैकेंसी आती है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो, आपको वो पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जेआरएफ की जो पोस्ट होती है वो सिर्फ 2 ही साल के लिए वैलिड होती है। अगर आज आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो अगर 2 साल तक आपने उसका यूज़ नहीं किया, अगर आप कहीं जाके पीएचडी में एनरोल नहीं हो गए या आपने कहीं जाके उसका यूज़ नहीं किया, आप नहीं गए कहीं पे कुछ करने के लिए, तो 2 साल के बाद वो जेआरएफ कैंसिल हो जाएगा, जेआरएफ नहीं बचेगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताता हूँ। मान लीजिए एक बच्चे ने सिर्फ एलएस का फॉर्म भरा, वो चाहता था सिर्फ लेक्चरशिप, और उसे लेक्चरशिप मिल गई, लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, और मान लेते हैं उसकी उम्र थी 35 ईयर्स, ठीक है, बच्चा तो नहीं रहा, अब तो बड़ा हो गया, शादीशुदा हो गया। 35 की उम्र में उसने फॉर्म भरा, लेक्चरशिप क्वालिफाई कर लिया, लेक्चरशिप मिल गया। 35 की उम्र में अगर उसने जेआरएफ के लिए फॉर्म भरा और जेआरएफ पास भी हो गया अच्छा खासा, मतलब 115 की उसको मान लो 130 मार्क्स मिला, फिर भी उसे जेआरएफ नहीं मिलेगी अगर वो ओपन कैटेगरी से या ओबीसी से और मेल है अगर, ठीक है। तो वो जेआरएफ उसका अपने आप नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हो तो आपको जेआरएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको नेट वहाँ पे फ्री में मिल जाएगी, एक पे एक फ्री मिल जाता है। मतलब आपने जेआरएफ भरा, जेआरएफ पास हो गए तो जेआरएफ तो मिलेगी ही मिलेगी, आपको फ्री में लेक्चररशिप की डिग्री भी मिल जाएगी। अब आपके हाथ में है, या तो 2 साल में इस जेआरएफ को यूज़ कर लो,
अगर 2 साल तक वो JRF यूज़ नहीं करा तो आपके पास सिर्फ लेक्चरशिप की ही क्वालिटी, लेक्चरशिप के लिए ही एलिजिबिलिटी बचेगी। आपको दोबारा फिर JRF के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा 2 साल के बाद अगर आपने यूज़ नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अगर MSc पास आउट हो गए हो और आप अगर मान लीजिए 28 साल से कम उम्र के हो तो आप कोशिश करो कि JRF के लिए अप्लाई करो, JRF के लिए फॉर्म भर दो। अगर JRF हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट LS तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे, LS की कैटेगरी में तो आप आ ही जाओगे, ठीक है। तो MSc करने के बाद आपको CSIR नेट का पेपर देना ही है। कोशिश करो तगड़ा पढ़ाई करने का। JRF निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना LS तो ले ही लो। मेन चीज़ पे आते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो स्टाइफंड मिलता है आपको। द स्टाइफंड फॉर JRF सेलेक्टेड थ्रू CSIR नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 31,000 पर मंथ, बढ़ा दिया जैसे मैंने आपसे कहा, फॉर फर्स्ट 2 ईयर, 2 साल के लिए। जब आप PhD करने चले जाओगे तो 2 साल तक आपको 31,000 मिलेगा। उसके बाद 31,000 के अलावा साल का 20,000 रुपये आपको अलग से मिलेगा, अलग से 20,000 रुपये मिलेगा साल का, ठीक है, ये महीने का नहीं, साल का। महीने का 31 तो मिलेगा ही मिलेगा, साल का 20,000 आपको अलग से मिलेगा। द फेलोशिप विल बी गवर्न बाय टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ CSIR नेट, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पूरा करना है। उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपका जो JRF है, अगर आपने PhD में रजिस्टर कर लिया है 2 साल तक, तो आपको वो JRF जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा SRF में, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और स्टाइफंड इंक्रीज का हो जाएगा 35,000 पर मंथ। अच्छा मैं बता दूं, PhD करने के लिए और भी अलग अलग फेलोशिप मिलती हैं। जैसे अगर आपको मान लीजिए PhD करनी है तो एक तो ऑप्शन हो गया आपके पास, आप JRF ले सकते हो। अब JRF का जो पैसा होता है वो तो 31,000 काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया है। JRF CSIR नेट देती है, CSIR देती है। दूसरा होता है गेट के थ्रू। अगर आप गेट का पेपर क्वालिफाई कर लो, और गेट का पेपर क्वालिफाई करके भी आप PhD करने जा सकते हो, लेकिन फ़र्क समझना, गेट का पेपर क्वालिफाई करने के बाद आप हर जगह PhD करने नहीं जा सकते, लिमिटेड जगहों पर ही जा सकते हो। और वहाँ पर जो आपको स्टाइफंड मिलेगा वो आपको IITs देंगी, और IITs जो स्टाइफंड देती हैं वो काफ़ी कम होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता जितना CSIR नेट देता है। तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि यूनिवर्सिटी का, जैसे अभी मैं अगर मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूँ, सिंस आई बिलोंग टू मुंबई, यहाँ पर एक PET एग्जाम होता है, PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या होता है? PET, PhD एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो आपको एक मिनिमम अमाउंट मिलता है, 8,000 या 10,000 के आसपास कुछ आपको पैसा दिया जाता है, जो कि बहुत ही कम है। अब आप सोचिए, एक अंदाज़ा लगा लीजिए, जो PhD करने की सोच रहे हैं, अगर वो इंडिया में PhD करना चाहते हैं, अगर आपका CSIR नेट क्वालिफाई नहीं हुआ, JRF नहीं हुआ, तो आपको खुद के खर्चे से करनी पड़ेगी, तो बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। अगर JRF क्वालिफाई हो जाता है तो आपको 31,000 पर मंथ आपको मिलेगा। अब इस 31,000 पर मंथ में आपको स्टार्टिंग के 2 साल, अब 2 साल आपको मिलेगा 31,000, और उसके बाद मान लीजिए और आप 3 साल की आपकी PhD चलती है, 5 साल की PhD यूजुअली होती है, तो आपको मिलेगा 35,000, और यहाँ आपको मिलेगा 31,000। तो क्या आप अगले 5 साल तक इतनी सैलरी पे, ये सैलरी है आपकी एक तरीके से, इस पे आपको हॉस्टल का चलो आपको खर्चा अलग से मिल जाता है, जहाँ पर भी आप रहोगे, IITs में या NITs में या आईसर में, जहाँ भी आप जाओगे JRF के थ्रू PhD करने के लिए, इससे आपको घर पे भी देना है, आपका भी खर्चा है, या जो भी आप पर्सनल एस्पिरेशन रखना चाहते हो वो सब आपको इसी में पूरा करना है। इसके अलावा अगर आप पार्ट जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो कहीं पर PhD करते करते, या आप कुछ और कर सकते हो किसी तरीके से, और कुछ इनकम सोर्स बनाए रख सकते हो। क्योंकि देखो हकीकत बताता हूँ, इस उम्र में आने के बाद जब आपको 5 साल PhD करनी है, PhD की जब आपकी शुरुआत होती है तब आपकी उम्र कुछ 25 के आसपास हो जाती है। 25 साल के बाद फैमिली एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती है कि भाई अब हर किसी की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस उतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं जिनको घर पे पैसा देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, कुछ होते हैं जिनको ना भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फैमिली काफ़ी इस्टेब्लिश होती है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस किस हिसाब से हैं, उस हिसाब से आप PhD करने का या JRF करने का डिसीजन लीजिएगा। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा कि PhD लेन करने या ना करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, और प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे कि किसी ऐसे इंसान को बुला सके जिसने ऑलरेडी ये सब दौर से गुजरा है। मैंने तो PhD नहीं करी है, जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों से गुजर चुका है, जो हमें ज़्यादा अच्छे से इन सब चीज़ों के बारे में बता सके। बट एक मोटे तौर पर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ऐसा कुछ आपको होता है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। PhD के ऑप्शंस को हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, या कैंडिडेट में अप्लाई फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप और लेक्चररशिप, ही और शी में इंडिकेट हिज और हर प्रेफरेंस। आपको जब फॉर्म भरते समय वो प्रेफरेंस देनी पड़ती है। अगर एक कैंडिडेट JRF अप्लाई करता है और अगर वो सारी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करता है लेक्चररशिप के लिए, तो वो लेक्चररशिप के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। आप इस पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, इंस्टाग्राम पे मैंने पूरा अपलोड कर दिया, आपको यहाँ से सारी ऑथेंटिक जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम पेपर पैटर्न कैसा होता है।
अब यही सबसे बड़ी दिक्कत है। पेपर पैटर्न जो होता है उसमें 3 पार्ट में होता है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। जो पार्ट ए होता है ना वो मैथमेटिकल होता है, जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। यानी आपने अगर सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरे होंगे तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रेन इतनी स्पीड में जा रही थी, ये सामने से इतनी ट्रेन आ रही थी, बताओ कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। फिर वो अब मेरी उम्र इतनी है, उसकी उम्र उतनी है, तो बताओ उसकी उम्र कितनी होगी। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको हम एप्टीट्यूड कहते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आते हैं, आपको 15 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। अगर राइट गया तो 2 मार्क्स, और अगर रॉन्ग गया तो आपका आधा मार्क्स कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग होती है पार्ट ए में, ठीक है। और मोस्टली केमिस्ट्री के स्टूडेंट यही मार खाते हैं, हम पार्ट ए प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं कर पाते। पार्ट बी जो होता है और पार्ट सी जो होता है वो प्योरली केमिस्ट्री का होता है, यहाँ पे केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन आते हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 35 आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। आप कोई भी 35 अटैम्प्ट कर लो, राइट हुआ तो 2 मार्क्स, और अगर रॉन्ग हुआ तो आधा मार्क्स कटेगा। पार्ट सी जो होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं। आपको कोई भी 25 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी 25 क्वेश्चन कर लो, राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स ला के दे सकते हैं अगर एक क्वेश्चन भी राइट हुआ, पर अगर रॉन्ग गया तो -1 हो जाएगा। इन शॉर्ट पेपर में 120 क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई भी 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिविजुअल पासिंग होनी चाहिए, आपको कुल मिला के 200 में से कितना मिलता है वो मैटर करता है। मान लीजिए आप पार्ट भी बिल्कुल भी नहीं करके आते, आप डायरेक्ट पार्ट सी पे चले जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से करके आओ, आप कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा था कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर मैक्सिमम ऑफ 15, 35 एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रिस्पेक्टिवली। अगर उससे ज़्यादा कर दोगे तो ओनली स्टार्टिंग के 15, इसके स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन, इसके स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन और इसके स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन ही माने जाएंगे। अब इसका रीज़न बताता हूँ क्या बड़ी बात है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे आपने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, ऐसे करते 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 आपने 15 के 15 सारे लाइन से कर लिए। आपने 16 भी कर लिया, 17 भी कर लिया, 18 भी कर लिया। अब 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए, ठीक है, आप जोश में आ गए और आपने सोचा कि सर मेरे को आ ही रहे हैं तो मैं 18 तक करके जाऊँगा, ठीक है। लेकिन जब वो पेपर चेकिंग होगी तो सिर्फ स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन ही वो लोग देखेंगे। तो अगर मान लीजिए स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 रॉन्ग हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे के 3 क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे। तो देखो उन्होंने बोला इफ मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओनली फर्स्ट 15, 35 and 25 questions in part A, part B and part C will be taken up for evaluation। उसके बाद तुम कितने ही राइट करो फ़र्क नहीं पड़ता, हम आपके सिर्फ स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन यहाँ से, स्टार्टिंग के 35 क्वेश्चन यहाँ से, और इसमें तो सिर्फ 25 क्वेश्चन ही स्टार्टिंग के लेंगे। अब बात करते हैं अपर लिमिट, एज लिमिट की। जेआरएफ के लिए आपको 28 साल की उम्र चाहिए, मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में भी रिलैक्स्ड अप टू 5 ईयर इन केस ऑफ ST, OB, SC, ST पर्सन विद डिसेबिलिटी। फीमेल एप्लीकेंट्स, अगर आप फीमेल हो तो आपको बहुत बेनिफिट है भाई, 28 साल के बाद भी आप दे सकते हो और 5 साल तक। एंड 0-3 ईयर्स इन केस ऑफ OBC, अगर आप OBC हो, नॉन क्रीमी लेयर अगर आप एप्लीकेंट हो तो 3 साल आपका इंक्रीज हो जाएगा इन केस 28 साल से अगर आप ऊपर चले गए हो तो। लेक्चरशिप के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहो, जब देना चाहो तब आप पेपर दे सकते हो, ऐसी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया है, अगर आप इंस्टाग्राम मेरा पेज ओपन करोगे केमिस्ट्री अनटोल्ड का तो आपको वहाँ पे सिलेबस मिल जाएगा। तो केमिकल पीरियोडिसिटी हो जाता है, केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, एसिड बेस केमिस्ट्री है, मेन ग्रुप एलिमेंट है, आपका आ जाता है ट्रांजिशन मेटल आ जाता है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स आ जाता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उन्होंने सिर्फ दे दिया है पर बहुत बड़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनर ट्रांजिशन D and F ब्लॉक आ जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक आ जाता है, केज बोरेंस वगैरह आ जाता है। एनालिटिकल में सेपरेशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो थर्मो एनालिटिकल मेथड, बायो इनऑर्गेनिक, कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, IR, रमन, NMR, EPR, मॉसबेर, UV विजिबल, इन शॉर्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। तो ये आपका सिलेबस है, दिस इज व्हाट यू हैव टू स्टडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कमिंग अप टू फिजिकल केमिस्ट्री काफ़ी बड़ा है। यू हैव गॉट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वो 11-12 स्टैंडर्ड वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये एडवांस लेवल एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें टर्म सिम्बल्स आ जाएगा, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक प्रिंसिपल आ जाएगा, दिस इज नॉट द ओल्ड वन, ठीक है। देन यू हैव गॉट केमिकल बॉन्डिंग, ये इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग नहीं है, इस केमिकल बॉन्डिंग में आपको कॉन्जुगेटेड बाय इलेक्ट्रॉन, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, वैलेंस बॉन्ड थियरीज, यहाँ पर आपको पूरा क्वांटम मैकेनिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। फिर ये गॉट केमिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थियरी, ग्रुप थियरी मेन है यहाँ पर। फिर मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, रमन, IR, ये सारे स्पेक्ट्रोस्कोपीज है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द वास्ट
टॉपिक है सबसे ज़्यादा। देन ये होगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, ये काफ़ी नया इंट्रोड्यूस टॉपिक है, इसको डिटेल में बीएससी वगैरह में पढ़ाया नहीं जाता और स्टूडेंट यूजुअली यहाँ पर आके तकलीफ में आ जाते हैं। देन ये होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काफ़ी ब्यूटीफुल टॉपिक है। केमिकल काइनेटिक्स मैंने पूरा यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं पूरा केमिकल काइनेटिक्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है हिंदी वाले चैनल पे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग के बेसिक लेक्चर्स मैंने काफ़ी डाल रखे हैं, बेसिक्स है वो, नेट के आगे एडवांस लेवल का नहीं है मेरे पास। थर्मोडायनामिक्स बेसिक लेवल का भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बहुत बेसिक लेवल की है। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटेशनल वाइब्रेशनल जितना मैंने पढ़ाया है वो मोर देन इनफ होगा, बाकी आप बेनवेल से पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। रोटेशनल वाइब्रेशनल और रमन मैंने वहाँ पे करा दिया, और एनएमआर ऑब्वियसली मैंने कराया ही है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेलिस्ट है वो, मेरी काफ़ी हिट गई है, तो आप एनएमआर वहाँ से पढ़ सकते हो। तो फिजिकल के ये सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कुछ हद तक कवर करवाए हैं, आप वहाँ से उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंस मैं वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, आई एम नॉट एन ऑर्गेनिक केमिस्ट, बट फिर भी अगर आप टॉपिक देखो तो आयुपैक नोमेनक्लेचर आ जाता है, जितना आपने पढ़ा है, रिजियो एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाता है, प्रिंसिपल ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाता है, एरोमेटिसिटी, ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाता है, रीएजेंट्स आ जाता है, रीअरेंजमेंट आ जाता है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड रीएजेंट्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ जाता है, असिमेट्रिक सिंथेसिस आ जाता है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन काफ़ी फेमस, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स आ जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट आ जाता है, और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें IR, UV, H1, 13 CNMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, जिससे मॉलिक्यूलर इलूसिडेशन करना आएगा। तो अगर ओवरऑल अगर कहूँ तो नेट का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले उस चैप्टर की थियोरी पढ़ो। अब सर थियोरी कहाँ से पढ़ें? सर देखो, आप MSc पास हो चुके हो, तो अगर आप एक 11th स्टैंडर्ड की बुक उठाओ, आप 12th स्टैंडर्ड की बुक उठाओ, तो क्या आपको टाइम लगेगा? स्टार्ट 11-12 से कर लेते हैं, NCERT की बुक्स उठा लेते हैं, देखो वहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एकदम सिंपल होते हैं, आपको उनमें बहुत तोड़ मरोड़ के लगाना नहीं होता, तो बेसिक से रिवाइज करना शुरू करते हैं। 11-12 की किताबें पढ़ लो, उसके बाद आपने जो BSc में पढ़ा होता है उसको रिवाइज करो, फिर जो MSc में पढ़ा होता है उसको रिवाइज करो, और ये सब पढ़ने के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हो। बुक्स मैं आगे बता देता हूँ क्या यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो आप थियोरी पढ़ो, मेक श्योर करना कि थियोरी जितना हो सके अच्छे से पढ़ना, रेक्टिफिकेशन यहाँ काम नहीं आएगा। उसके बाद में आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो कोशिश करो कि आप प्रॉपर शॉर्ट नोट्स बनाओ, और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स ले लो। देखो मैं इस चीज़ को इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, वो ऑलरेडी मेहनत करते हैं, उन्होंने अच्छे खासे नोट्स बनाए होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं। अब कोचिंग वाले क्या कहीं मंगल ग्रह से नोट्स नहीं बनाते, वो भी आप देख लेना, कभी कंपेयर कर लेना, कभी वो भी JD ली हुई में से ही कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं। पर उन्होंने क्या किया होता है, सिलेक्टिव चीज़ें निकाली होती हैं, सब कुछ नहीं कॉपी पेस्ट कर दिया होता है, कुछ अपना ऐड कर देते हैं, कुछ इस बुक से उठा लिया, कुछ उस बुक से उठा लिया। तो कोचिंग क्लासेस का अगर नोट्स कहीं से जुगाड़ कर सकते हो, मंगा सकते हो, जेरोक्स ले सकते हो किसी से, या किसी अपने सीनियर से ले सकते हो, तो बेस्ट होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। आप तैयारी नेट की कर रहे हो भैया, नेट का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, तो जैम, BHU, DU, टिफर्स, यूसेट, HCU, नेट, गेट, JEE मेन, एडवांस, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर डालो। जैसे मान लो आपने काइनेटिक्स पढ़ लिया, अब एक काम करो, जैम के क्वेश्चन पेपर निकालो, जितने काइनेटिक्स के क्वेश्चन आए थे सॉल्व कर डालो, BHU के निकालो, सॉल्व कर डालो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सॉल्व कर डालो। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल पे जाओ, टेलीग्राम पे मिल जाता है, कोई यूट्यूबर ने बना के दे दिया होगा, कहीं ना कहीं से जुगाड़ मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर दो। उसके बाद में हो सके तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो कहीं पर, ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस करना टेस्ट सीरीज़ पे। टेस्ट सीरीज़ में आप जितना अपनी आप को प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा पेपर के समय क्या स्ट्रेस आती है, ठीक है। डेली स्टडी करना, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं देखो MSc करते करते हकीकत ये हो जाती है कि यार फैमिली का अपना अलग प्रेशर होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा सही है कि गलत है, अपनी अपनी सबकी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन होती है, हर कोई इंसान इतना लकी नसीब वाला नहीं होता कि जो घर पर बैठ के बिस्तर में, मखमल के बिस्तर पर बैठ के खाए। कोई होते हैं जो पढ़ाई भी करते हैं और काम भी करते हैं, घर पे पैसा भी कमा के ला के देते हैं, फैमिली की जिम्मेदारी उनके कंधों पे होती है, किसी के डैड नहीं होते, किसी की मॉम नहीं होती, किसी के फैमिली में सारा जिम्मेदारी उस पर आ जाता है। तो हम अलग अलग सिचुएशन में सब बैठे हुए हैं। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए उतना पढ़ना, बट कोशिश करो आप जितना भी दिन में अपनी घर की परिस्थिति के हिसाब से टाइम निकाल सको, एटलीस्ट डेली पढ़ाई करो। देखो मैं एक कोट आपको दे रहा हूँ, द रेयरेस्ट क्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज कंसिस्टेंसी। आप जरूरी नहीं है, जैसे कहते हैं ना, एक लोहार की 100 सुनार की, भाई फ़र्क तो वही हो गया, लोहार एक बार मारता है, सुनार भी 100 बार मारता है, पर काम तो हो गया ना।
आपकी अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप घर छोड़ के नहीं जा सकते, आपको परिवार सँभालना है, होता है किसी किसी की, तो आप करो, पर कोशिश करो डेली घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकाल सको, डेली रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए 10 दिन पढ़ाई किया 15 दिन का गैप हो गया, फिर जोश में आके फिर 10 दिन पढ़ाई शुरू करी फिर 15 दिन का गैप हो गया, ऐसे मत करना। डेली पढ़ाई करो, काम भी करो, कमाओ भी, परिवार को भी संभालो, रोज़ थोड़ा 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 पढ़ते चले जाओगे तो किसी दिन तो होगा जिस दिन वो पूरा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो घर छोड़ के दूर जा सकते हैं, या जिनको घर की जिम्मेदारियां नहीं हैं, जिनकी फैमिली काफ़ी सक्षम है, जो काफ़ी वेल एस्टेब्लिश हैं, आप प्लीज़ डेली पढ़ाई करो, मैक्सिमम टाइम दे दो, और 6 महीना इज़ मोर देन इनफ। 6 मंथ्स में आप आराम से नेट की क्वालिफिकेशन की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में प्रॉपर रिवीजन करना प्लीज़, जितना हो सके प्रॉपर रिवाइज करो। लोग पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं। मैंने ना एक वीडियो बनाया था, वाई आई कुड नॉट पास CSIR नेट, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जरूर देखना कि मैंने जो मिस्टेक्स करी थी उससे आप क्या सीख सकते हो। ठीक है, मेरा नेट क्वालिफाइड नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्टिव स्टडी का अप्रोच रखना। अब मेरी तरह ये गलती मत कर देना कि सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सर पूरी की पूरी हुई हम चाट लेंगे, पूरी की पूरी जेडीली हम पढ़ लेंगे, पूरी की पूरी शर्मा कालिया पठानिया पढ़ लेंगे। नहीं, सिलेक्टिव, यहाँ सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मैं कभी भी सिलेक्टिव स्टडी को सपोर्ट नहीं करता, बट अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है और 6 महीने में अगर आपको वो डिग्री चाहिए, आपको सिलेक्टिव स्टडी का अप्रोच लेना। सिलेक्टिव स्टडी का मतलब ये नहीं है कि रट्टा मारना। अब बात करते हैं बुक्स की। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में पूरी शर्मा पठानिया, RK प्रसाद और KL कपूर, मैं ये 3 बुक सजेस्ट करता हूँ। आप अगर और कोई अच्छी बुक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट 2 बुक्स आप रेफ़र करना, क्योंकि एक बुक में हमेशा सब कुछ नहीं मिलता। कोई भी 2 बुक रेफ़र कर लेना। अगर कोचिंग क्लासेस का मटेरियल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पूरी शर्मा कालिया, हुई, जेडीली, रामालिंगम एंड अजय कुमार। अजय कुमार ले लेना, रामालिंगम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए है। इन तीनों में से कोई भी मैं कहूँगा हुई के साथ चले जाओ। अगर कोचिंग क्लासेस का मटेरियल मिल जाता है तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग का मटेरियल मिल जाता है ना, तो फिर क्या होता है, आपका सारा काम खत्म हो जाता है। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ कॉपी पेस्ट करके ऑलरेडी रखा होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में कहूँगा क्लेडन और कैरूथर, ये 2 बस सबसे अच्छी बुक्स हैं। इसके अलावा PS कल्सी ले लेना, और अगर रिएक्शन मैकेनिज्म्स वगैरह पढ़ना है तो VK अहलूवालिया भी काफ़ी अच्छी बुक्स है। देखो, लिस्ट लंबी हो सकती है, मैं जब बनाने बैठ रहा था तो काफ़ी नाम आ रहे थे, मैंने काफ़ी सिलेक्टिव नाम लिए हैं। फिजिकल के लिए पूरी शर्मा पठानिया बहुत काफ़ी है, और उसके अलावा आप चाहो तो कोचिंग का मटेरियल ले सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए हुई बहुत काफ़ी है, आप चाहो तो अजय कुमार ले सकते हो। ब्लॉक्स और ऑर्गेनोमेटेलिक बायो इनऑर्गेनिक पढ़ने वगैरह के लिए रामालिंगम कोऑर्डिनेशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। ऑर्गेनिक में क्लेडन और कैरूथर ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। उसके बाद पार्ट A, यानी अगर आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है तो क्रिस्टी वर्गीस का एक बुक आता है। ये मुझे हैदराबाद में मिला था, जब मैं हैदराबाद पढ़ने गया था तो मुझे किसी बुक स्टोर पे जेरोक्स वाले ने मुझे दे दिया था। काफ़ी अच्छा बुक है, अमेजन पे अवेलेबल है। क्रिस्टी वर्गीस का एक बुक आता है जिन्होंने बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, बहुत अच्छे से करवाया, काफ़ी अच्छा बुक है, मुझे पसंद आया। ठीक है, तो आप वो बुक ले सकते हो एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए। सो दिस शुड बी योर बुक्स। तो अगर आप MSc के बाद नेट की तैयारी कर रहे हो तो प्लान B बैकअप में रेडी रखना। एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मेरी ये एडवाइस है, ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। ठीक है, नेट की तैयारी करो, 6 महीना का टाइम लेके चलो, बहुत मेहनत करो, चलो 1 साल का टाइम लेके चलो। पर अगर 1 साल में नेट क्वालिफाई हो गया तो क्या, और अगर नहीं हुआ तो क्या, ये तीनों प्लान, क्योंकि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज पे आ गए हो जहाँ पर रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि अब आपकी फैमिली आपकी तरफ देख रही है कि भैया बहुत पढ़ा लिया तुझे, अब तुझे अर्निंग भी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो से समझ में आई होंगी, कुछ फैक्ट, कुछ रियलिटी, सिलेबस कैसे करना है, क्या करना है। इनकेस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो यार, जितना हो सके लोगों तक शेयर करो। लेट द रियल थिंग्स गो टिल पीपल। और अगर कुछ और आप लोग ऐड करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो या मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया हो, प्लीज़ ऐड कर देना, तो मैं रेक्टिफाई कर लूँगा और मैं भी उस पर कमेंट बैक कर दूँगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।